नमस्कार बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विभिन्न आर्थिक विकास और वृद्धि संबंधी विचारों पर चर्चा और विचार किया था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम उनके अगले विचारों पर चर्चा करते हैं। एकात्म अर्थनीति एक तीसरा विकल्प। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को समृद्ध और सुखी जीवन यापन की सुविधाएं प्रदान करना रहा है। आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए यह अर्थव्यवस्थाएं भी जी तोड़ कर पीछे पड़ी हुई है। इस विवशता ने कई प्रकार के आविष्कारों को जन्म दिया, आर्थिक साधनों के कई स्रोतों का पता भी चला और उत्पादन में कई गुना वृद्धि भी हुई। आर्थिक समृद्धि की दौड़ में कई अर्थव्यवस्थाएं बहुत आगे निकल गई तो कुछ बहुत ही पीछे रह गई। परंतु यदि अति समृद्धिशाली और अभावग्रस्त दोनों ही तरह की अर्थव्यवस्थाएं अपने अलग अलग तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। इन समस्याओं के समाधान के लिए पश्चिमी देशों ने पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधाराएं पनपी। पूंजीवाद अपने मूल रूप में आज कहीं भी अस्तित्व में नहीं है और साम्यवाद और समाजवाद अपने कई रूप बदलता हुआ विश्व मानचित्र से लगभग समाप्त हो गया है। हम देखते हैं कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रोफेसर गुनार मिडल, प्रोफेसर जैकब वाइनर आदि अर्थशास्त्रियों ने अपने कई आर्थिक चिंतन जो है वो प्रस्तुत किए हैं। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषण करें तो हम जानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था 4 सिद्धांतों पर खड़ी है। नंबर 1, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। दूसरा है सर्वोत्तम का अस्तित्व, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और तीसरा है प्रकृति का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। और चौथा है व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में के दुष्परिणामों की प्रतिक्रिया ने ही मार्क्सवादी अर्थचिंतन सामने आया। और इस प्रकार से परंतु बेमुश्किल से 17 वर्षों से ही साम्यवाद का यह महल ढहने लगा और आज विश्व मानचित्र से लगभग साम्यवाद समाप्त हो गया है। बड़े लंबे चौड़े वायदे करने वाली साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं भी लोगों को न्यूनतम रोटी और कपड़ा उपलब्ध नहीं करवा पाई। अगर भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। ऐसी स्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि विश्व आज भीषण संभ्रम के चौराहे पर खड़ा है और इस चक्रव्यूह से उसे छुड़ा सकने वाला क्या कोई तीसरा विकल्प है। पंडित दीनदयाल जी ने बड़े ही आत्मविश्वास पूर्वक कहा कि भारतीय संस्कृति के एकात्म मानव दर्शन के अंतर्गत एकात्म अर्थनीति ही ऐसा तीसरा विकल्प बन सकता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा जीवन दर्शन है जो मनुष्य का विचार केवल आर्थिक मानव के एकांकी दृष्टिकोण से नहीं करते हुए जीवन के समग्र पहलुओं का और ऐसे मानव के अन्य मानवों और मानवेतर सृष्टि के साथ परस्पर पूरक एकात्म संबंधों को भी ध्यान में रखकर समृद्ध, सुखी और कृतार्थ जीवन की दशा और दिशा को दर्शाता है। परंतु आज पश्चिमी अर्थशास्त्र विज्ञान का अधिकाधिक विचार कर मानव की केवल भौतिक समृद्धि बढ़ाने की दिशा में ही सोच रहा है और आज उसे भौतिक समृद्धि के साथ सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य और संतोष प्रदान कर देने वाली संजीवनी की उसे भी तलाश है। पंडित दीनदयाल जी द्वारा प्रस्तुत एकात्म मानव दर्शन, बेटा चुप हो जाओ ना। पंडित दीनदयाल जी की द्वारा प्रस्तुत एकात्म मानव दर्शन और उसके अंतर्गत एकात्म अर्थनीति से ही इस संजीवनी को हम अनुभव कर सकते हैं। अपने आर्थिक चिंतन को व्याख्यात करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय अर्थनीति विकास की एक नई दिशा नामक एक पुस्तक भी लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने अर्थनीति की विवेचना करते हुए उन्होंने अपने एकात्म मानव के अर्थायाम की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। समाज से अर्थ के अभाव और प्रभाव दोनों को मिटाकर उसकी समुचित व्यवस्था करने को अर्थायाम कहा गया है। अतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा बताए गए विभिन्न आर्थिक विचारों का विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 है भारतीय संस्कृति में अर्थ।
भारतीय संस्कृति में जो अर्थ है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय संस्कृति में धर्म को आधारभूत पुरुषार्थ माना गया है। सुखस्य मूलम धर्म है और धर्मस्य मूलम अर्थ है। चाणक्य के इस कथन के अनुसार अर्थ के बिना धर्म नहीं टिकता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि राज्य का ये पहला कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर दें और इन अवसरों में से किसी भी प्रकार का भेदभाव न जाति का, न रंग का और न लिंग का होने दें। और इसी आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और उसके संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में सदैव ये आग्रह करते रहे हैं कि हमें अपना प्लानिंग जो गोल है या आयोजना लक्ष्य है वो घोषित करना चाहिए। सबको काम, वर्क टू ऑल। इस प्रकार से दूसरी उनकी विचारधारा है धन का मनोविज्ञान। धन का अभाव मनुष्य को चोर बना देता है। अतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के वे बड़े हिमायती थे। उन्होंने कर्म की प्रेरणा का आधार बताते हुए कहा कि ये लोभवृत्ति नहीं वरन कर्तव्य सुख है। वे उस अर्थशास्त्र के खिलाफ हैं जो मानव जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता है कि उपभोगवाद, स्पर्धावाद, वर्ग संघर्ष इन सब का आधार अनियंत्रित उपभोग है और उपभोग की बजाय वो न्यूनतम उपभोग को आदर्श बनाया उन्होंने और मनुष्य की प्राकृत भावनाओं का संस्कार करके उसमें अधिक उत्पादन, समान वितरण, संयमित उपभोग की वृत्ति और प्रवृत्ति पैदा करना ही आर्थिक क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्य है जिसमें ही तीनों का संतुलन होना चाहिए। तीसरा है स्वामित्व का सवाल। संपत्ति किसकी है? यह सभ्य समाज का आदिकालिक प्रश्न है। संपत्ति को संपूर्ण समाज चक्र का नियामक मान लेने से इस प्रश्न की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि समाजवादी निजी संपत्ति को ही समाप्त करने की बात करते हैं। उनका सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से समर्थ करना उनके सिद्धांतों का व्यवहार और सिद्धांत दोनों ही दृष्टियों से समर्थन करना कठिन है। यद्यपि सृष्टि के आरंभ से ही अपरिग्रह का उपदेश मिला है, किंतु यह संसार मेरे और तेरे का ही नाम है। साम्यवादी जो निजी संपत्ति की भावना को जड़मूल से समाप्त कर देना चाहते थे, पहले व्यक्तिगत और फिर कुछ अंश में निजी संपत्ति को भी स्वीकार करने लगे हैं। और इस तरह से निजी संपत्ति के कारण बुराइयां उत्पन्न होने पर भी हमें उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। हाँ, हमें निजी संपत्ति की मर्यादाएं अवश्य ही स्थापित करनी होगी। अतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि स्वामित्व के सवाल को जिस तरह से पूंजीवाद और समाजवादी लोग प्रस्तुत करते हैं वे उनकी विरक्त दृष्टि का परिचायक मानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नज़र में संपत्ति के स्वामित्व की बजाय केंद्रीकरण का सवाल जो है वो ज़्यादा अहम है। साथ ही उपभोगवाद की अवधारणा का सवाल भी महत्वपूर्ण है और इसी कारण वे कहते हैं कि स्वामित्व के साथ अनिर्बंधन, नियंत्रण और मनमानी उपभोग की धारणाओं